स्वागत आपका। चलिए आज हम लोग समझेंगे। जैसा कि आपको पता होगा बीते कुछ सालों से चाइना के साथ हमारा रिश्ता जो है बहुत अच्छा है नहीं, लेकिन अब संभावनाएं जताई जा रही है कि अब रिश्ते जो है पहले से जो है बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका उदाहरण जो है आपको मैंने जो है जब ब्रिक्स सम्मेलन बताया था, तो ब्रिक्स सम्मेलन में जिस तरीके से रशिया ने जो भूमिका निभाई थी चाइना और हमें जो है साथ लाने में, जो कि आपको याद होगा बहुत डिटेल में, अगर इस चैनल को फॉलो करते हैं तो मैंने बहुत डिटेल में ब्रिक्स सम्मेलन जो था उसमें बहुत डिटेल में समझाया हुआ था। आज हम लोग दरअसल समझेंगे कि एक और सम्मेलन हुआ जिसको बोलते हैं G20। G20 क्या होता है? तो ग्रुप जो है 20 होता है, इसको आज अभी समझने वाले हैं। इसमें जो है ग्रुप 20 के साथ साथ जो है ना हमारे जो विदेश मंत्री हैं, और उनके यहाँ पे जो चाइना के जो विदेश मंत्री हैं, जो वांग यी करके जो है, उनके द्वारा जो है द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है, जिससे अब संभावनाएं जताई जा रही है कि पहले से जो चीजें जो ठीक नहीं थी अब वो ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि क्या ठीक नहीं था, तो आपको पता होगा कि हमारे पिछले कुछ सालों से यानी कि 2020 से जब से गलवान वैली का घटना हुआ है, मैं आपको याद दिलाऊं, गलवान घटना जो है आपको अभी भी जहन में होगा। जैसा मैंने बताया था आपको कि जो बॉर्डर एरिया, जो एलएसी वाला जो एरिया था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास जो झड़प हुई थी चाइना के जो जो वहां पे जो सैनिक थे और हमारे सैनिक में जो झड़प हुई थी, आपको याद होगा, जिसमें से हमारे 20 जो है जो जवान जो है शहीद हो गए थे, जिसमें से एक कर्नल भी शामिल थे। उसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ था। आज दरअसल हम समझने वाले हैं कि कैसे अब चाइना के साथ हमारे रिश्ते ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। बेसिकली हम उसी पे आज बात करने वाले हैं। इसके पीछे क्या कारण है और किस तरीके से ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, उन सारे प्रमाणों को आज चेक करने का प्रयास करेंगे, सबको एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं एक चीज और भी बता दूं कि गलवान वैली में जैसे बताया था कि उसके बाद से वैसे तो दिया जाता है, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे आज जो बेसिकली ना, जब यहाँ पे जब G20 में जब गए हमारे यहाँ पे जो शामिल हुए, अगर मैं बात करूं तो G20 में जब हमारे देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पे जाते हैं, कहां पे इस बार सम्मेलन था G20 का, तो आपको याद होगा ये ब्राजील में था। तो ब्राजील में जब वो जाते हैं हमारे जो देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहां से जो क्या होता है, यहाँ पे दो दो पक्षीय वार्ता भी हुआ हमारे बीच, हमारे और चाइना के बीच, जिसमें जो है हमारे जो देश में जो है जो मैक्सिमम लोग, जो हमारे जो हिंदू समाज से जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो कैलाश यात्रा पे जाते हैं, आपको याद होगा। तो ये जो कैलाश यात्रा जो थी ना, क्योंकि आपको पता है कि वो तिब्बत के अंदर आता है, कैलाश जो है पर्वत जो है वो किसके भीतर आता है, तो वो तिब्बत के अंदर आता है। जबकि आपको पता होगा कि 1959 की घटना है, जब वो उसने क्या किया था, चाइना ने उसको अपने कंट्रोल में कर लिया था। मैंने शायद इसके बारे में कई सारी वीडियोज में मैंने जिक्र भी किया होगा। तो यहाँ पे जो है कैलाश यात्रा में जो है, कैलाश यात्रा को चाइना ने क्या किया था, बंद कर दिया था 2020 के बाद से। जब यहाँ पे गलवान वैली का जो घटना हुआ उसके बाद से, क्या जो झड़प हुआ था उसके बाद से इसने क्या क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। ऐसी स्थिति में इस टॉपिक को लेकर भी क्या हुआ, यहाँ पे चर्चा हुआ था, कहां पे, जब यहाँ पे G20 में हमारे जो देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष गए, जयशंकर साहब जो है, वो सब जो है वहां पे जब हमारे यहाँ पे गए, तो ये सारी चीजें यहाँ पे स्पष्ट रूप से सामने आई। तो एक ये था, और साथ ही साथ आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे जो डायरेक्ट फ्लाइट जो है, हमारे यहाँ से जो डायरेक्ट फ्लाइट जो चाइना के लिए जो उड़ती थी, वो जो है बैन कर दिया गया था, कब से, 2020 से। और उन सारे चीजों पे बेसिकली यही तो मुद्दा है जिसपे यहाँ पे चर्चा हुआ था, जिसके बारे में भी जिक्र करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली कैलाश यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा, जैसे यहाँ पे जो इस्लाम धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, जिसके लिए जो है ना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जब वो मक्का मदीना जाते हैं, वहां पे विजिट करना अपने आप में जो है बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। उसी प्रकार से हिंदू धर्म में जो शिव भक्त हैं आमतौर पे, वो जो है वहां पे कैलाश यात्रा जो है वो उनके लिए बहुत बड़ी जो है, यहाँ पे एक प्रकार से आप कहिए कि श्रद्धा का जो है यहाँ पे विषय बन जाता है। क्योंकि आपको पता होगा वहां पे हिंदू धर्म के अनुसार जो है, आपको मालूम होगा, जैसे जब वैदिक काल में अगर देखें, तो वैदिक काल में अगर ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद में जो है यहाँ पे मेंशन किया गया था कि वहां पे आमतौर पे अगर देखा जाए तो शिव जी, माना जाता है कि शिव जी जो है और पार्वती जी, जो इनकी जो वाइफ थी पार्वती जी, इनका जो है यहाँ पे निवास स्थान है। तो यहाँ पे अगर देखें तो शिव जी और पार्वती
जी को जो माना जाता है कि यहाँ पे ये इनका जो है निवास स्थान है। ऐसी स्थिति में माना जाता है कि यहाँ पे जो भी जो है हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि वहां पे विजिट करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो ये यात्रा को रोक दिया गया था। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि कभी भी जो है यात्राएं जो मान लेते किसी देश की जो है, जो भी इसके लिए कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है, इसके लिए कोई भी जो है ना मान लेते हैं कहीं विजिट करते, जैसे मक्का मदीना जाने के लिए आपको यहाँ पे हर हाल में आपको जो है सऊदी अरब का वीजा आपको चाहिए। और इस स्थिति में क्या होता है कि अगर हमें इसके लिए कोई ऐसा लॉ नहीं बना हुआ कि कोई भी तीर्थ स्थान पे, धार्मिक स्थान पे जाने के लिए कोई इंटरनेशनल लॉ काम नहीं करता है, आपको उस देश से परमिशन लेना ही पड़ता है। इसीलिए हमारे साथ क्या हुआ कि जब यहाँ पे जब चाइना के साथ हमारे यहाँ पे जब बेसिकली अगर कहा जाए तो चाइना के साथ जब हमारी यहाँ पे जब वहां पे गलवान वैली का जो इंसिडेंट हुआ, घटना हुआ, उसके बाद जब बैन कर दिया गया तो हमारे श्रद्धालु जो है आमतौर पे वहां पे कई बार जो है जाने का प्रयास कई बार उन्होंने किया भी। अगर जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं, अभी डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। वहां पे जाने के लिए, कैलाश पर्वत पे जाने के लिए जो है कई सारे रास्ते होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा अगर समझाऊं तो आप देखेंगे तो कैलाश पर्वत में जाने के लिए यहाँ पे कैलाश पर्वत पे जाने के लिए कई सारे रास्ते हैं। कैलाश पर्वत पे जाने के लिए कई सारे रास्ते हैं। एक नेपाल का रास्ता होता है, ठीक है, और दूसरा जो है हमारे यहाँ पे उत्तराखंड से, भारत से ही अगर देखें तो उत्तराखंड से एक रास्ता निकलता है, और एक रास्ता जो जाता है हमारे यहाँ पे जो सिक्किम वाला एरिया है। तो इन रास्तों से क्या है यहाँ पे जाने का जो है हमारे पास रास्ता यहाँ पे है। तो बेसिकली नेपाल वाला रास्ता अगर आप देखें तो उत्तराखंड वाला रास्ता जो है या फिर सिक्किम का रास्ता है। तो इन सब से किसी भी रास्ते से जाएंगे तो आपको अंततः जो है तिब्बत के बॉर्डर को पार करना पड़ेगा। तो तिब्बत के बॉर्डर को जब आप पार करेंगे, यानी कि तिब्बत में आपको एंट्री करनी पड़ेगी, तो वैसी स्थिति में आपको फिर तो चाइना का बॉर्डर जो है ना उसका वीजा चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कई बार प्रयास किया गया कि हम जो है काठमांडू होते भी चले जाए, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे कहा जाता है कि लगभग 50,000 की संख्या में क्या किया, उनको जाने से मना कर दिया गया। इस तरीके से कई सारी दिक्कतें जो है श्रद्धालुओं को यहाँ पे झेलना पड़ा। तो ये सारी चीजें हैं जिसके वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा ये दिक्कतें लोगों को आने लग गया था, और इसी को लेकर यहाँ पे क्या हुआ है, वार्ता हुआ है। तो मेरे ख्याल से जो आज का टॉपिक है उसके बेस को आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। चलिए अब डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं, क्या है सारा ये G20 का क्या है और किस तरीके से कैलाश यात्रा क्या है। इसमें कई सारी बातें और भी कही जाती हैं कि कैलाश जो है, जो पर्वत है, आमतौर पे वो भारत के भीतर कभी आता था, ये सही है, उचित है, नहीं है, ये बातें जो है कितनी सच्चाई है, इन सारे पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे अभी डिटेल में। देखिए, तो अगर बात करूं तो जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पे किस तरीके से इन दोनों के बीच हमारा और जो है ना चाइना के साथ जो है ना संबंध, वैसे तो आपको पता ही होगा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, आपको याद होगा कि इंडो चाइना जब युद्ध हुआ था 1962 में, उसके बाद से, उससे पहले तो हमने नारा दिया था हिंदी चीनी भाई भाई। आपको याद होगा नेहरू जी का, जो आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा, जब नेहरू जी यहाँ पे प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय जो है काफी ज्यादा नजदीकियां हमारा और चाइना के बीच हुआ करता था। लेकिन जब 1962 का युद्ध हुआ उसके बाद लगातार हम उतने ज्यादा जो है सहज तो चाइना के साथ नहीं हो पाए जितना उससे पहले हुआ करते थे। लेकिन फिर भी उसके बाद भी हमने एडजस्ट करने का प्रयास किया। लेकिन फाइनली जब 2020 में यह घटना हुआ गलवान वैली का, और आपको पता होगा कि उस समय जब 1962 में युद्ध हुआ था तो उस समय हुआ क्या था, हमारे जो लद्दाख वाला एरिया है वो उसने क्या कर लिया था, लगभग 10% हिस्से को कैप्चर कर लिया था। और वो आज भी हमें मलाल है कि वो हमारा हिस्सा जो है वो आज भी चाइना के पास है, जिसको वे लोग अक्साई चीन के नाम से जाना है, वो उसको अक्साई चीन के नाम से कहते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ ना, हमें आज भी उसका दुख है कि आज भी जो है ना वो हमारे हिस्से में आना चाहिए था, लेकिन आज वो चाइना लेके बैठा हुआ है। तो इस तरीके से वापस से प्रयास किया, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके अंदर फिर आने का प्रयास किया, गलवान वैली के रूप में, जो गलवान घाटी है उसके अंदर आने का प्रयास किया, जो हमारा बॉर्डर है उसके अंदर जो है एंट्री करने का प्रयास किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में जब झड़प हुआ तो उसी को लेकर जो है जो मामला सामने आया, उसके बाद अब वापिस से लग रहा है कि स्थिति अब सुधार में आ सकती है, क्योंकि रशिया लगातार प्रयास कर रहा है कि भारत और चाइना आपस में मिलकर रहें। अगर भारत और चाइना आपस में, ये जितने सारे जो ब्रिक्स के कंट्री हैं, मैंने आपको समझाया था ब्रिक्स क्या है, जाके देखिएगा, जो ग्रुप जितने सारे ब्रिक्स का जो कंट्री है, जैसे भारत हो गया या फिर जो है ना रशिया हो गया, चाइना हो गया और इस तरीके से ब्राजील हो गया, इस तरीके से मैंने ये डिटेल में समझाया था। ये जो ग्रुप है आपस में ये मिल के रहे, बटे नहीं, ताकि हम जो है ना जो जितने सारे विकसित कंट्री है, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोपियन कंट्री हो गए,
उन सबों को टक्कर दे सके, उन सबों को जो है ना क्या कर सके, यहाँ पे वो जो अपना दबदबा बनाए हुए हैं उसको कम किया जा सके। और ये पुतिन साहब का जो है आमतौर पे माइंडसेट है, जो कि आमतौर पे यहाँ पे देखा जाता है। वो इसीलिए पुतिन जो है जो यहाँ पे रशिया के जो प्रेसिडेंट है उनका मानना है कि भाई हम जो है साथ रहेंगे तभी जाके उन सबों से उनके वर्चस्व को कम कर सकेंगे, जो पूरे दुनिया में वो कब्जा करके बैठा हुआ है। चाहे बड़े बड़े संस्थान हो, बड़े बड़े संस्थान से मतलब क्या हुआ, चाहे वर्ल्ड बैंक हो गया, चाहे वो जो IMF हो गया, ऐसे तमाम तरह के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है जिस पे कब्जा करके बैठा हुआ है, तो वो चाहते हैं कि हम यहाँ पे उसके वर्चस्व को कम करें। इसीलिए ये कहते हैं कि भैया आप आपस में अगर लड़ते रहेंगे, अगर आपस में ही लड़ते रहोगे तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि हम ही बिखरे रहेंगे, तो वो अपना दबदबा तो जारी रखेगा है। इसीलिए क्या ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अब जो है संभावनाएं ऐसी दिखाई दे रही है कि अब जो है शायद इंडिया और जो है चाइना वापस से क्या है यहाँ पे एक पटल पे आता हुआ दिख रहा है। चलिए, तो अब यहाँ पे इस तरीके से अगर देखें तो यही हुआ कि जब वो गए थे, आपको याद होगा ब्रिक्स सम्मेलन में गए थे, तो आपस में जो है पीएम मोदी जी हैं और हमारे यहाँ पे ये जो है, चाहे वो वहां के चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हो, इनके बीच आपस में बातचीत हुई थी, जो कि आप समझ सकते हैं। तो आपको पता होगा इस बार की दिवाली में आप देखिए, यहाँ पे इस बार की जो दिवाली है इसमें आप देख सकते हैं ये चाइना के जितने सारे जो सैनिक हैं और ये हमारे भारत के हैं, ये मिलता हुआ दिखाई दे रहे हैं, जो कि मिठाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि आप यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं। इस तरीके से ये मामला और भी आगे बढ़ा। अभी जब हाल ही में जब G20 में गए, तो चाहे वो हमारे जयशंकर साहब हों, चाहे वहां पे वांग यी हो गए, इनके बीच डिस्कस हुआ किसको लेकर, खासतौर से कैलाश पर्वत को लेकर, कि भैया जो यहाँ पे जो यात्री हैं उनको बड़ा कष्ट हो रहा है, तो इसमें क्या है आप जो है इसको जो है क्या करें, जो आपने जो रास्ते को ब्लॉक किया हुआ है इसको जो क्या करें आप ओपन करें। और इस तरीके से सारी चीजें बातें हुई। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ जैसा कि आप देख सकते हैं, विल कैलाश मानसरोवर यात्रा बीइंग सून, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए जल्द ही जो है इसकी यात्राएं जो है प्रारंभ हो जाएगी, ऐसी कल्पनाएं, क्योंकि इन दोनों के बीच जो है यहाँ पे वार्ता होने के बाद ये आपको मालूम होगा कि यहाँ पे ये शुरू होने की संभावना है। अब देखिए G20 थोड़ा सा समझ लेते हैं। G20 जो होता है ग्रुप 20, इसको अभी जो है ना हाल ही में जो इसका जो बैठक हुआ, आपको पता होगा ये जो 2024 में जो हुआ, ये कहाँ पे हुआ है, तो ब्राजील में हुआ है। तो ब्राजील में जब ये हुआ, तो ब्राजील में यहाँ पे बेसिकली जो है आपको पता होगा एक वहां पे उसकी कैपिटल है रियो डी जेनरियो, वहां पे जो है इसकी जो है अभी बैठक रखी गई थी। कब की ये बात है, तो 18 से लेकर 2 दिन की ये वार्ता रही थी, 18 से 19 नवंबर, 18 से 19 नवंबर 2 दिन की ये वार्ता में जो है ये सारी चीजें हुई, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे जो हमारे जयशंकर साहब हैं उन्होंने क्या किया, बात किया, और बात करने के बाद ये संभावनाएं जताई जा रही है कि जो हमारे यहाँ पे जो डायरेक्ट फ्लाइट जो है जो इंडिया से चाइना को जाता है, तो वैसे स्थिति में जो बंद हुआ था वो वापस से शुरू होने की संभावना है। साथ ही साथ कैलाश यात्रा जो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी शुरुआत करने की यहाँ पे बातें कही गई है, जो कि आप समझ सकते हैं। अब अगर देखें, जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रुप 20 में जो है यहाँ पे पीएम मोदी हो गए, चाहे यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे शी जिनपिंग हो गए, इस तरीके से इनके बीच जो है लगातार बातें हुई। और जयशंकर साहब, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि उनके साथ भी जो है क्या किए बातें यहाँ पे हुई है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें, अब देखिए यहाँ पे जैसे जैसे मैंने बताया ना आपको, जयशंकर एंड वांग डिस्कस नेक्स्ट स्टेप रिजम्पशन ऑफ मानसरोवर यात्रा डायरेक्ट फ्लाइट। और दूसरा क्या, एक तो मानसरोवर और दूसरा डायरेक्ट फ्लाइट, ये कब की है बात, तो यहाँ पे देखिए नवंबर 20 की, जो कि आप देख सकते हैं। आज से कितने दिन पहले की, आज से 5 से 6 दिन पहले की बात है। अब देखिए यहाँ पे G20 क्या है, तो सबसे पहले आप ध्यान रखें G20 जो है ग्रुप 20 है, जो कि माना जाता है, देखिए यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कि बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लांट, पूरे दुनिया को सस्टेनेबल बनाने के लिए, पूरे दुनिया को बेहतर बनाने के लिए क्या है, ये ग्रुप जो है यहाँ पे बनाया गया है, जो कि आप देख सकते हैं दुनिया की अर्थव्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए सदस्य देशों की एक जो है राय यहाँ पे कायम करना। दुनिया की अर्थव्यवस्था में G20 ध्यान रखिएगा 80% जो है क्या करता है, यहाँ पे हिस्सेदारी रखता है। अगर सुनिए, ऐसा समझिए कि पूरे दुनिया में जो अर्थव्यवस्था है ना, पूरे दुनिया का 80% जो अर्थव्यवस्था कौन रखता है, तो यहाँ पे ये G20 रखता है। जिसमें से कौन कौन सदस्य है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सदस्य के रूप में अमेरिका हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, रूस, और इस तरीके से अगर देखें तो सऊदी अरबिया हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, और साथ ही साथ तुर्की है, और साथ ही साथ यहाँ पे साउथ कोरिया। और इतना ही नहीं,
यहाँ पे यूरोपियन यूनियन भी है, ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान में यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्री है और वो भी शामिल है, और इस साथ ही साथ यहाँ पे देखें तो अफ्रीकन यूनियन भी शामिल है। अफ्रीकन यूनियन में लगभग माना जाता है 55 से 56 कंट्री यहाँ पे अभी भी रजिस्टर्ड है। तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं ये सारे सदस्य जो है वर्तमान में यहाँ पे इसके भीतर आते हैं, ग्रुप 20 के भीतर। और इसके भीतर अगर आप देखें तो पूरे दुनिया का कितना जो है यहाँ पे अर्थव्यवस्था रखता है ये अपने पास, 80% का अर्थव्यवस्था ये अपने पास रखता है, और इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 26 सितंबर जो है 1999 में हुआ था, और इसके फाउंडर जो है G7 के देश थे। इसके फाउंडर G7 के देश क्या, ये जो ग्रुप 7 के जो कंट्री हुआ करते थे ना, जैसे अमेरिका, इटली, जापान, ये सब जो हुआ करते थे ना, और इस हिसाब से ये 7 जो कंट्री थे, 7 कंट्री नहीं मिलके क्या कहते हैं यहाँ पे अमेरिका, इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, यही लोग क्या है यहाँ पे इसके जो है यहाँ पे फाउंडर माने जाते हैं। इन्होंने क्या किया, इसको बनाया है। उसके बाद कई सारे कंट्री लगातार यहाँ पे जुड़ते चले गए जो कि आपके सामने है। तो इस तरीके से ग्रुप 20 का जो है काफी ज्यादा जो है महत्व यहाँ पे माना जाता है, जो कि आप समझ सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे अभी जो है ना, अगर देखें कि ग्रुप 20 का जो है अभी जो बैठक हुआ, जो कहाँ पे हुआ, ब्राजील में हुआ। इसी प्रकार से 2023 में जो है भारत में हुआ था इसका बैठक, जो कि आपको याद होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया में 2023 में रखा गया था, उससे पहले इंडोनेशिया में, उसके बाद जो है ब्राजील, जो कि अभी मैंने आपको बताया, और उसके साथ साथ जो 2025 में जो रखा जाएगा वो कहाँ पे, तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका में रखा जाएगा। ग्रुप 20 का अगर सबमिट देखें 2024 का जो है ना एजेंडा क्या था, 2024 का एजेंडा रखा गया था कि भैया क्या है, हम भूखमरी और गरीबी के खिलाफ क्या करेंगे, एकजुट होंगे। जहां तक हो सके क्या करेंगे, दुनिया को क्या करेंगे, जहां भी भूखमरी और सारी चीजें हैं हम उसको क्या करेंगे, ठीक करने का प्रयास करेंगे। ये बातें यहाँ पे स्पष्ट रखी गई इसकी थीम में। यहाँ पे आप देख सकते हैं सरकारों के कामकाज में सुधार होगी। कहा गया कि सरकार जो कामकाज करती है उसमें और भी बेहतर तरीके से, ताकि लोगों के हित में काम किया जा सके, इसलिए भी यहाँ पे ये महत्वपूर्ण हो जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई और ऊर्जा को बेहतर करने का विकल्प। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है एक ऐसा प्लेनेट बनाना, एक ऐसा प्लेनेट बनाना जहां पे न केवल जो है हम खुद को बचा सके, साथ साथ में नेचर को भी बचा सके, प्रकृति को भी बचा सके, क्योंकि प्रकृति अगर नहीं बची तो हम भी नहीं बच पाएंगे। इसलिए क्या होगा, हम ऐसे अगर एग्जाम्पल में देखा जाए तो अगर हम एक पेड़ काटते हैं, मान लेते हैं अगर हम एक पेड़ को काटते हैं, अगर हम एक पेड़ को काटते हैं तो हमें साथ ही साथ जो है 10 पेड़ लगाने का भी सोचना चाहिए, क्योंकि हमें क्या करेगा, अगर मूल रूप से अगर देखें तो ये हमारी जरूरतों को काफी हद तक पूरा करता है। इसलिए कहा जाता है कि हम जितना बेहतर, अगर आप देखें तो जितना ज्यादा हरा भरा, जितना बेहतर हमारा प्लैनेट होगा, उतना ही ज्यादा स्वस्थ हम सब होंगे। इसीलिए यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात कही गई है, जो कि आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। G20 में इस बार क्या खास हुआ, तो जैसा कि आपको पता होगा, अफ्रीकन जो यूनियन है इसने क्या किया, यहाँ पे फुल टाइम जो है यहाँ पे मेंबर के रूप में हिस्सा लिया, और 7 नॉन मेंबर भी जुटे थे, जो कि आप देख सकते हैं मिस्र हो गए, चाहे ये अंगोला या यूएई हो गया, नाइजीरिया हो गया, नॉर्वे, पुर्तगाल और सिंगापुर जैसे यहाँ पे कंट्री भी शामिल हुए, जो कि आप समझ सकते हैं। थीम क्या रखी गई थी, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट। हमें कुल मिला के ध्यान रखना है, इस दुनिया को सुंदर, बेहतर और सस्टेनेबल बनाना है। इसको लेकर जो है यहाँ पे बातें की गई, जो कि आप समझ सकते हैं। तो हमें बेहतर बनाने के लिए क्या करना होगा, अगर सच में प्लैनेट को खूबसूरत बनाना है तो क्या करेंगे, एक ऐसा विकसित रास्ता चुने, हम खुद को विकसित भी करें, साथ साथ में प्रकृति का भी ध्यान रखें, प्रकृति को एकदम नष्ट न कर दें। यह बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। G20 समिट में जो पीएम मोदी की जो ना 5 बड़ी बातें क्या हो गई थी, तो यहाँ पे सबसे पहले जैसा कि आप समझ सकते हैं कि भूखमरी और गरीबी के खिलाफ एकजुटता को लेकर यहाँ पे बातें कही गई, और साथ ही साथ एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। इस समिट में जो है ना भी उतना ही प्रासंगिक रहा कि एक पृथ्वी है भाई, और एक ही जो है परिवार और एक ही भविष्य। हमारा पूरा का पूरा पृथ्वी एक परिवार है, और परिवार बेहतर होगा तो हम क्या कर सकते हैं, बेहतर जो है भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले तो पृथ्वी को बचाना पड़ेगा ना भाई, उसके बाद ही सारी चीजें होगा। तो इसीलिए बात आ जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। और इस प्रकार से आगे कहते हैं G20 अफ्रीकन यूनियन को शामिल कराया इन्होंने, मतलब जो है हमारा जो भारत है उसने क्या किया, यहाँ पे जो G20 यूनियन को क्या किया, यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन को शामिल कराया, और बाकी प्रासंगिक संस्थानों में ऐसे ही सुधार करेंगे, ऐसी बातें यहाँ पे कहते हैं। और जंग की वजह से दुनिया में खास तेल उर्वरक का जो है संकट पैदा हो गया। इनका संकेत है कि जिस तरीके से यहाँ पे लगातार जो है किसके बीच, यूक्रेन और यहाँ पे
जो यहाँ पे रूस के बीच जो झगड़ा चल रहा है लगातार जो है सालों से, आप समझिए युद्ध चल रहा है, एक वो हो गए। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे कभी ईरान को जो है झगड़ा मोड़ लेता है किससे, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये जो इजराइल हो गया, और साथ ही साथ इजराइल लेबनान का इजराइल जो है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो उसके साथ साथ गाजा पट्टी के साथ। तो ये लगातार जो चीजें आप देखते हैं, ये लगातार जो आप चीजें देख रहे हैं, इस प्रकार से कहा जाता है कि भैया हमें जो है ना, जिस तरीके से यहाँ लगातार जो संकटें यहाँ पे उत्पन्न होती हुई दिख रही है, ऐसी स्थिति में ग्लोबल साउथ पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है। ये ग्लोबल साउथ क्या होता है? ग्लोबल साउथ जो आप देख रहे हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि आप समझिए एक ग्लोबल, एक नॉर्थ समझिए और एक ग्लोबल साउथ समझिए। ग्लोबल नॉर्थ का मतलब ये होता है कि पूरे दुनिया में अगर देखें तो नॉर्थ का हिस्सा जो है वो काफी ज्यादा विकसित होता चला जा रहा है, और साथ ही साथ अगर देखें तो यहाँ पे जो नीचे जो मतलब आप जो ग्लोबल जो साउथ की बात करें, यानी कि जो जो विकसित नहीं है, ऐसे कंट्री को संकेत करते हैं कि इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है जब कोई कंट्री आपस में युद्ध लड़ता है, खासतौर से जो आमतौर पर जो हमारे काफी सारे जो है ना जरूरतों को पूरा करता है। तो ये जो है हमारे मोदी साहब का जो यहाँ पे कहना था कि भैया इसके वजह से काफी ज्यादा यहाँ पे दिक्कतें हो रही है। G20 की चर्चा तभी सफल होगी जब हम ग्लोबल साउथ की चुनौती को और उसके प्राथमिकता को क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो ये तमाम तरह की बातें यहाँ पे इनके द्वारा कही गई, जो कि आप समझ सकते हैं। तो इसलिए भी G20 का महत्व जो है ना बहुत बड़ा हो जाता है, जो कि मेरे ख्याल से आज इस वीडियो में आप समझ गए होंगे। अगर बात करें तो कैलाश पर्वत को लेकर जो है, जैसा कि अब डिबेट है, तो अब जो है यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि वांग ई और यहाँ पे हमारे जयशंकर साहब जैसा कि कैलाश पर्वत को लेकर बात की है कि भैया आप यहाँ पे कैलाश यात्रा को क्या करेंगे, जल्द ही जो है चालू करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि इनके ट्विटर हैंडल से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे बताया, और साथ ही साथ यहाँ चाइना के जो है यहाँ पे इन्होंने भी यहाँ पे बताया। तो कुल मिला के ये सारी बातें जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मानसरोवर जल्द ही क्या होगी, यहाँ पे शुरुआत होने की बात होगी, और डाटा शेयरिंग और बॉर्डर रिवर, और साथ ही साथ यहाँ पे आपस में चाइना और मीडिया एक्सचेंज की बातें की गई है कि मीडिया को लेकर जो लिमिटेड जो लोग वहां पे रहते हैं उसमें भी क्या होगी, सुधार होगी। ठीक है, तो कुल मिला के अगर देखें तो कैलाश मानसरोवर यही है मेन मुद्दा कि हम क्या करेंगे, जल्द ही क्या करेंगे, यहाँ पे ये शुरू होने की संभावना है, क्योंकि यात्राओं में काफी ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ी है किसको, तो यहाँ के लोगों को। अब कुल मिला के बातें क्या, ये कहाँ है, देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये बांग्लादेश हो गया, ये भूटान हो गया, नेपाल, ये इंडिया, पाकिस्तान, इसके जस्ट ऊपर वाले हिस्से को जो आप देख रहे हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा जो देख रहे हैं यही है तिब्बत, और यहीं पे जो है आप देखें तो ये एग्जिस्ट करता है। जैसे कि अगर हम दिखाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे कैलाश माउंटेन, जो कि पूरा का पूरा कहाँ पे आता है, तो तिब्बत वाले, जैसे कि मैंने ये बताया ना, पूरा का पूरा जो हिस्सा है ये इसके अंदर यहाँ पे कैलाश। देखिए कैलाश माउंटेन जो है कहाँ पे, अगर देखें तो हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा जाता है। जो हिमालय पर्वत होता है ना वो 4 भागों में, एक तो है ट्रांस हिमालय इसको बोलते हैं, एक ट्रांस हिमालय हो गया, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं जिसको महान हिमालय, इसको बोलते हैं ग्रेट हिमालयन, ग्रेट हिमालयन। और उसके बाद जो है ना ग्रेट हिमालय के बाद एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मध्य हिमालय, है ना, मिडिल जो हो गया, और इसके बाद एक होता है इसको बोलते हैं शिवालिक। ये 4 भागों में क्या किया गया, बांटा गया है। तो ये जो जिसको हम लोग आमतौर पर जो हिमालय के नाम से जानते हैं, केवल ग्रेट हिमालय को जानते हैं, महान हिमालय को जानते हैं। तो उसके ऊपर वाला जो एरिया आप देखेंगे ना, उसके ऊपर का जो यहाँ पे पर्वत आपको दिखाई देता है, यही है ट्रांस हिमालय, यही जहां पे जो है क्या है, तो यहाँ पे कैलाश पर्वत यहाँ पे आपको दिखता है। तो ऐसी स्थिति में अगर देखें तो वहां पे जाने के लिए कुल मिला के क्या, ये जो ग्रेट हिमालय आप देख रहे हैं, तो इसी में जो है ना दुनिया का सबसे ऊंचा जो पर्वत आप चोटी जो देखते हैं, जो दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी जो है जिसको बोलते हैं माउंट एवरेस्ट, वो इसी में पाया जाता है। यहाँ पे जो ग्रेट हिमालय इसी में पाया जाता है। लेकिन उसके बाद जो अगर आप देखें, जैसे कि यहाँ पे कैलाश पर्वत जैसे ये होगा ना, ये सब जो है कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ट्रांस हिमालय में पाए जाते हैं। तो वही को लेकर ये पूरा का पूरा जो विवाद निकला है कि भैया ये जो है चाइना वाले कह रहे हैं कि हम यहाँ पे एंट्री नहीं देंगे, 2020 के बाद वही बनता। आप देखें तो भारत में कैलाश मानसरोवर जाने के 2 रास्ते, आमतौर पर 3 रास्ते हैं। तो देखिए एक तो भारत से 2 रास्ते हैं, भारत से एक तो यहाँ पे देखेंगे ये भारत से अगर हम देखें तो लिपू लेक होते हुए, लिपू लेक मतलब यहाँ पे जो उत्तराखंड से होते हुए तो उत्तराखंड से होते हुए यहाँ पे जाने का रास्ता है मानसरोवर, एक तरीका ये है। दूसरा नेपाल से काठमांडू होते हुए जा सकते हैं, है ना, इस तरीके से जा सकते हैं। और तीसरा तरीका नाथुला दर्रा, नाथुला जो है कहाँ पे है, तो आप देखें अगर तो यहाँ सिक्किम से होते हुए यहाँ पे जा सकते हैं। हालांकि मैंने भी एक बार जो है वहां पे विजिट किया है नाथुला दर्रा, वहां से आप देखें तो वो रास्ते जो है वहां से निकलते हैं, कहां से, तो नाथुला होते हुए क्या है, यहाँ पे आप कैलाश मानसरोवर जा सकते हैं, और इस तरीके से यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। ये तरीके यहाँ पे है, कई सारे जो है अलग अलग है। जैसे कि अगर देखें तो सिक्किम होते हुए जाएंगे तो 802 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे पड़ता है, और अगर उत्तराखंड होते हुए जाएंगे 65 और 21 किलोमीटर का अगर आप देखें तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई समुद्री तल से
जब भी किसी का हाइट को नापा जाता है ना, तो समुद्री तल से नापा जाता है। समुद्री तल का मतलब समुद्र का जो तल जो होता है, ऊपरी हिस्सा होता है, वहां से नापा जाता है। और वहां से अगर हम देखें तो टोटल अगर यहाँ पे इसकी हाइट है 21.77 हजार फीट, अगर हम देखें तो इतने 1000 फीट यहाँ पे इसकी ऊंचाई है, जो कि आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से पूरी के पूरे अगर हम देखें तो नॉर्मली यहाँ पे जाने के ये तरीके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से वहां पे जाया जा सकता है। ये वाला हिस्सा है जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के अब जो है यहाँ पे आसार लगाया जा रहा है कि नहीं, अब जो है यहाँ पे आसानी से जाया जा सकता है, जैसा कि यहाँ पे बातों में निकल के आता है। कैलाश मानसरोवर में जाने में काफी ज्यादा जो है ना खर्च आता है, जो कि आपको पता होगा। जैसा कि आमतौर पर जब मक्का मदीना जाते हैं तो वहां भी काफी, हज में जब जाते हैं ना लोग, तो उमरा में तो आमतौर पे कम खर्चे में भी पहुंच जाते हैं, लेकिन जब हज में जाते हैं तो वहां पे ठीक ठाक खर्चे यहाँ पे आते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे जाने के लिए क्या है, यहाँ पे 2.5 लाख खर्चे आम तौर पे दिखाई देते हैं, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें होती है। आपको जाने से पहले यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है कि किस तरीके से वहां पे, चूंकि बर्फीला एरिया है, तो वहां पे जाने के लिए आपको किस तरीके से एग्जिस्ट, वहां पे रहने के लिए किस तरीके से आप वहां पे, आपको कई सारी जो है ना चीजें वो पता नहीं होता है, तो उसके माध्यम से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। और इस तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पे समझाने के बाद पूरा का पूरा जो खर्चा आता है ओवरऑल, आप देख सकते हैं कि ये लगभग 2 लाख से प्लस ही यहाँ पे खर्चा आता है। डॉक्यूमेंट्स के रूप में यहाँ पे क्या क्या चाहिए होता है, चूंकि आप किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, तो वैसे स्थिति में चूंकि चाइना में एंट्री कर रहे हैं, तो वहां पे आपको पासपोर्ट, वीजा और यहाँ पे एड्रेस प्रूफ वगैरह, ये पासपोर्ट साइज फोटो, ये तमाम तरह की चीजें यहाँ पे लगती है, तभी जाके यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। ये सारी बातें जो कि आप समझ सकते हैं, ये तमाम तरह की बातें इसलिए फेमस, जैसा मैंने बताया ना, यहाँ पे ऋग्वेद में मेंशन है कि यहाँ पे हिंदू धर्म के हिसाब से क्या है, यहाँ पे ऋग्वेद में ये मेंशन किया गया है कि कैलाश पर्वत में आमतौर पे अगर हम देखें तो ऋग्वेद के मंडल 10 सूक्त जो है, यहाँ पे 121 में कैलाश पर्वत का जिक्र आता है। और यहाँ पे माना जाता है, इसमें जो है जितने सारे पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से कहा जाता है कैलाश पर्वत भगवान का जो है ना निवास स्थान है। भगवान यहाँ पे इनका, यहाँ की शिव जी का और पार्वती जी का निवास स्थान है। जैन धर्म के हिसाब से भी माना जाता है कि यहाँ पे क्या है कि जो इसके प्रथम तीर्थंकर थे ना, तीर्थंकर का क्या मतलब होता है, जैसे इस्लाम धर्म में आमतौर पर तीर्थंकर, जैसे कि जो यहाँ पे उसको बोलते हैं पैगंबर, पैगाम लाने वाले, तो पैगंबर जो है उसी प्रकार से जो है यहाँ पे इस्लाम धर्म में पैगंबर है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तीर्थंकर माने जाते हैं किसके, जैन धर्म के हिसाब से। तो माना जाता है कि इससे ऋषभ देव का जो है ना यहीं पे निर्माण मिला था। निर्माण का मतलब क्या होता है, यहीं से उनको मोक्ष मिला था। तो इस हिसाब से कहा जाता है कि यहीं से यहाँ पे इनको मोक्ष मिला था, इसीलिए यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बौद्ध ग्रंथों में इसे जो है ब्राह्मण का केंद्र माना गया है। बौद्ध धर्म में भी माना गया है, ये ब्रह्मांड, जो पूरे ब्रह्मांड है ना, पूरे यूनिवर्स जो है उसका केंद्र माना गया है। इसीलिए ये तमाम तरह के यहाँ पे क्या हो जाते हैं, स्पेशल हो जाता है। कैलाश मानसरोवर आप देखें तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सबके जो है अपने अपनी मान्यताएं जो है यहाँ पे देख सकते हैं। तो कुल मिला के इसीलिए यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से जो 2020 से क्या हुआ, यहाँ पे ये जाना बंद हो गया था। और इसके बाद से जो है, हालांकि जो है कहा गया है 2013-14 में यहाँ पे क्या हुआ था, समझौता हुआ था यहाँ जाने को लेकर। एक तो यहाँ पे जैसा मैंने लिपू लेक वाला जो हिस्सा बताया, लिपू लेक वाला जो है, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये जो हमारा जो है हिस्सा जो था कहाँ का, तो ये जो नाथुला दर्रा वाला, तो यहां से ये दोनों जगह पे क्या हुआ था, 13-14 में एग्रीमेंट हुआ था कि यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन अब जो है कहा जाता है कि इस एग्रीमेंट को क्या किया था, चाइना ने तोड़ दिया, क्योंकि एग्रीमेंट में ये साफ लिखा हुआ था कि हर एक 5 साल में ये अपडेशन ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। लेकिन चाइना ने क्या किया, इसको तोड़ दिया था, जबकि ऑलरेडी यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था कि भैया हम आसानी से यहाँ पे जा सकते हैं। तो कुल मिला के इस एग्रीमेंट को क्या किया था, चाइना ने तोड़ दिया था। लेकिन अब संभावनाएं जताई जा रही है। देखिए अब देखें तो पहला समझौता जो है 20 मई 2013 को हुआ था। इसके बीच जो है ना यहाँ पे कैलाश मानसरोवर जाने के लिए उस समय विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और चीन के विदेश मंत्री वांग ई, यह समझौता हुआ था। इससे जो है लिपू लेक दर्रा के मार्ग खुल गया था। लिपू लेक का जो दर्रा, जैसे मैंने आपको दिखाया, उसी प्रकार से नाथुला के जरिए भी यहाँ पे जाया जा सकता है। यह जो दूसरा समझौता हुआ था, लेकिन इसको क्या किया, चाइना ने तोड़ दिया, जो कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं। इस तरीके से ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया ना कि यहाँ पे जाने का प्रयास किया, नियरली 50,000 इंडियंस डिनाइड तिब्बत पिलग्रिमेज बाय चाइना दिस ईयर। जैसा कि आपको पता होगा 2023 में जो ना 50,000 यात्रियों को रोका गया, भैया हम जाने नहीं देंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख सकता है। तो ये तमाम तरह की बातें आपको यहाँ पे स्पष्ट हो रही होगी, जो कि आप समझ सकते हैं। तो ये सारी बातें मैंने गलवान इंसिडेंट के बारे में बताया कि किस तरीके से गलवान घाटी को लेकर यहाँ पे जो विवाद हुआ था, उसके बाद ये सारी चीजें यहाँ पे निकल के सामने आई, जो कि आपके सामने है। एक सवाल और आता है, क्या जवाहरलाल नेहरू जो है कैलाश मानसरोवर की जमीन को चाइना को सौंप दिया था? सवाल पहले ये उठता है,
चाइना को जमीन सौंप दिया था, तो पहले इसमें सवाल यह आता है कि इसका मतलब जो है ये जो कैलाश मानसरोवर है ये तो हमारे भीतर है। इसका मतलब यह आता है कि जब हम बात कर रहे हैं किसी को सौंप देने की, इसका मतलब निहित है उसमें, उस प्रश्न में, कि वो जमीन हमारी थी। लेकिन दरअसल जो है यहाँ पे दो विचार है। एक विचार है जिसमें यह कहता है कि ये एक किसी जमाने में ये लद्दाख का एरिया हुआ करता था, और जब लद्दाख का वहां पे जब राजा का शासन हुआ करता था तो लद्दाख के भीतर आता था। एक पक्ष यह है। दूसरा पक्ष यह आता है कि यह जो है तिब्बत के भीतर आता था। दो विचार है। एक पक्ष आता है कि लद्दाख के भीतर आता है और दूसरा तिब्बत के भीतर आता है, और अगर तिब्बत के भीतर आता है तो ये हमारा कभी था ही नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे विचारे आती है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जो है प्रधानमंत्री रहते हुए कैलाश पर्वत और इसके आसपास के क्षेत्र चीन को सौंपे जाने को दो तरह की बातें यहाँ पे कही जाती है। पहला, जो पूर्व राजदूत हुआ करते थे, कहाँ के, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लद्दाख, उस समय का अगर देखें तो लद्दाख के यहाँ पे स्टोप दान करके जो है अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि यहाँ पे कैलाश मानसरोवर इसके आसपास का इलाका 1960 के दशक तक भारत के अधिकार क्षेत्र में आता था। इनका मानना है। जो राजदूत यहाँ पे हुआ करते कहाँ के, तो पी जो है यहाँ पे जो लद्दाख के, तो वहां के जो राजा हुआ करते थे, राजा जो है त्वांगवांग, तो यहाँ पे राजा त्वांगवांग का जो है यहाँ पे शासन क्षेत्र में कैलाश मानसरोवर के मेंसर नाम की जगह तक था, और ये पूरा इलाका भारत, चीन और नेपाल की सीमा तक फैला हुआ था, ऐसा मानना है। यहाँ के राजा कौन थे, तो ध्यान रखिएगा, राजा त्वांगवांग थे। और उस समय वहां पे जो राजदूत हुआ करते थे वो कौन थे, तो यहाँ पे पूर्व राजदूत जो हुआ करते थे वो यहाँ पे पी स्टोपदान का ये मानना है। ठीक है, एक पक्ष यह है। दूसरा पक्ष अगर देखें तो दूसरे पक्ष की बातें करते हैं तो 1959 में पहली बार चीन ने अपने मैप में सिक्किम और भूटान में लगे हुए मानसरोवर को बड़े हिस्से में अपने अधिकार क्षेत्र में दिखाया था। आपको मैंने बताया कि उसने क्या किया था, तिब्बत पे कब्जा कर लिया था 1956 के आसपास। तो उस समय जो है इन्होंने क्या किया, अपने यहाँ पर नक्शे में दिखाया था। तो उसी प्रकार से यहां पर कहा जाता है कि ये सारी बातें यहां पे निकल के आती है। दूसरा पक्ष आता है कि नेहरू मिथक और सत्य किताब, एक किताब है नेहरू मिथक और जो है सत्य। इस किताब में जो है ना, पीस वेवेल की ये किताब है। इसके मुताबिक कहा जाता है 1947 से पहले कैलाश मानसरोवर का इलाका भारत में नहीं बल्कि तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था। किसका हिस्सा था, तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था। वेवेल के मुताबिक नेपाल और भारत की तरह तिब्बत भी एक स्वतंत्र देश था, जो कि आपको पता है, मैंने बताया भी था आपको। तो उनके हिसाब से क्या है, यहाँ पे एक स्वतंत्र देश हुआ करता था। ब्रिटिश शासन और चीन के बीच जो है तिब्बत एक बफर स्टेट के रूप में काम करता था। हालांकि चीन तिब्बत को अपने देश का हिस्सा मानता था और ब्रिटिश भारत ने भी तिब्बत को स्वतंत्र माना था। तो कुल मिला के कहा जाता है कि यहाँ पे ये तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था और तिब्बत के अंडर था। यहाँ पे जैसा कि आपको पता होगा कि जब यहाँ पे हमारे यहाँ पे भारत जो है, यहाँ पे भारत में जब कब्जा किया हुआ था कौन, तो यहाँ पे जो अंग्रेज किया हुआ था, तो वैसी स्थिति में क्या है, वहां पे तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था। और बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाइना ने अपने भीतर उसको कंट्रोल कर लिया, और इस तरीके से सारी बातें निकल के आती है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सारी बातें स्पष्ट होती है। कुल मिला के जो है यहाँ पे अभी भी जो है यह स्पष्ट तो नहीं कहा जा सकता है कि दरअसल क्या है, वो भारत का हिस्सा था, वो लद्दाख का हिस्सा था या नहीं, मत दो है जो कि आप देख सकते हैं। और इस तरीके से तमाम तरह की जो है अपनी अपनी बातें रखी जाती है। लेकिन कुल मिला के अभी वर्तमान में अब देखें तो वो तिब्बत के भीतर है, और तिब्बत के अंदर जाने के लिए हमें चाइना से परमिशन लेना ही पड़ता है, क्योंकि वो तिब्बत पूरा का पूरा जो है चाइना के कंट्रोल में है। ठीक है, तो इस तरीके से सारी बातें यहाँ पे आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी कि किस तरीके से अब वापस से यहाँ पे संभावना है कि भारत और जो है यहाँ पे जो इसका यात्रा है चाइना का, वो वापस से ठीक होने की संभावना है। जैसा कि आपको पता होगा ये सारे बैन कर दिए गए थे 2020 के बाद, डायरेक्ट फ्लाइट जो है हमारे यहाँ से बैन हो गए थे, और इस तरीके से सारी बातें यहाँ पे निकल के आती है। तो कुल मिला के बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ आ गई होगी कि क्या बातें एक्चुअल थी। और अगर देखें तो अब वापस से जब सारी चीजें ठीक हो रही है, तो वैसे स्थिति में कहा जा रहा है कि अब जो है सीमाओं का जो विवाद और सारी चीजों का विवाद जो है ना, काफी हद तक अब यहाँ पे सुधरने की संभावनाएं यहाँ पे नजर आ रही है। तो अब जो है आगे अगर देखा जाए तो क्या स्थितियां बनती हैं, वो आगे जो अपडेट आएगी उसके हिसाब से ही पता चलेगा। तो कुल मिला के अब तक की बातें जो थी मैंने आपको स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी। चलिए अब जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।